नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नितिन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 69 बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 में जो आपका डीआई और मैथमेटिक्स पार्ट था उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो बेसिक वीडियोस हैं, अंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट करता है किसी भी सवाल को लेकर के, उसके लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट पर जाकर 6 या 7 वीडियोज़ हैं, छोटे छोटे हैं, आधा घंटा पौन घंटा का है, उससे ज़्यादा का कोई सा भी वीडियो नहीं है। जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका सवाल जो समझने का तरीका है, सवाल को देखने का जो नज़रिया है वो टोटली चेंज होने वाला है और आप उससे और बेहतर तरीके से क्वेश्चन का अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है, पहले 2-3 वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है कि कैसे हम लोग बार ग्राफ, पाई चार्ट या फिर जो आपका ग्राफ होता है या फिर आपका टेबल होता है उसको अंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, जिसमें आपको एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, एडिशन प्रोपोर्शन हो गया, ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, क्वेश्चंस वहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो जब उसको आप देख लेंगे तो आपको जो है यहाँ पर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी जो लोग नहीं देखे हैं उसको तो ज़रूर देखिए। अगर आपको आता है तो थोड़ा सा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट का बिल्डअप करेंगे और हम लोग उसको आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं टॉपिक पे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो डीआई एंड मैथमेटिक्स 69 बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 का है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, राइट, और स्मार्ट स्टडी कीजिए। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक पे आने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे जो यहाँ पर यूज़ होगा हमारा। पहले तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, परसेंट कैसे निकालते हैं, वैल्यू, कोई हमको वैल्यू होगा उस अपॉन टोटल वैल्यू होगा, टोटल वैल्यू इंटू 100 करते हैं, ऐसे परसेंटेज निकलता है। ठीक है, इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकलेगा, इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकलेगा, इंक्रीज का जो वैल्यू होगा, इंक्रीज अपॉन टोटल वैल्यू, जिस पर इंक्रीज हो रहा होगा वो अपना टोटल वैल्यू आएगा, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकलेगा, डिक्रीज, डिक्रीज का परसेंटेज निकालना है हमको, तो हमको डिक्रीज का वैल्यू पता होना चाहिए, डिक्रीज अपॉन टोटल वैल्यू, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको देखने के लिए मिलेगा वो है रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, उसमें प्रोपोर्शन वाला जो पार्ट है, प्रोपोर्शन वाले पार्ट में क्या होता है, बीच में एक इक्वल होता है, दोनों साइड फ्रैक्शन होता है। ठीक है, इस यहाँ पर एक नंबर होता है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक नंबर होता है, और यहाँ पर जो छोटा वैल्यू होता है या जो भी होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक वैल्यू होता है। तो हमको क्या होता है कि 3 इसमें से पता होता है और एक जो है वो निकालना रहता है। ठीक है, मोस्टली ये वाला निकालना रहता है, राइट। तो ये हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं, अनुपात, समान अनुपात में पढ़ चुके हैं, राइट। और अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, नहीं तो जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा हो देखिए, और उसके बाद देखेंगे आपकी सवाल कितना आसानी से ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले सवाल पर चलते हैं। पहले सवाल में बोला गया है कि 3 कंपनियाँ हैं XYZ। ठीक है, 3 कंपनियां हैं XYZ जो कि क्या बनाती है, साबुन की टिकिया बनाती है, यानी साबुन बार जो है, साबुन का बार जो है वो बनाता है, राइट। तो इसमें बोला गया है कि सोप्स जो है ये यूनिट में बेचे जाते हैं, माने सिंगल बेचा जाता है, और टोटल सेल्स वैल्यू जो है, माने जो टोटल पैसा आएगा, ये जो टोटल पैसा आएगा वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस, जो 1 यूनिट का प्राइस होगा सेलिंग प्राइस, और कितना यूनिट बेचा गया। ठीक है, मान लेते हैं हमारा 10 यूनिट बेचा गया और 1 यूनिट का दाम 5 रुपया था, तो टोटल सेल्स वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 रुपया आ जाएगा, है ना। 5 यूनिट था, ये यूनिट था, 5 ठो वो टिकिया बेचा गया होगा, और इस एक जो आपका 10 रुपया है पर यूनिट का वैल्यू, दाम जो है वो 10 रुपया है। तो 10 रुपया को 5 से गुना कर दिया, 50 रुपया दुकान वाले को देकर के आप आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये दिया हुआ था। अब इस टेबल में क्या कह रहा है वो देखते हैं। टेबल में बोला गया है कि 2011 से लेकर के 15 का डेटा है, 2011 से लेकर के 2015 तक का डेटा है, उसमें 3 कंपनियों के बारे में बात किया गया है, X, Y और Z। ठीक है, उसमें उनके जो यूनिट प्राइस हैं वो बताए गए हैं। मान लीजिए जो कंपनी X है उसके एक साबुन का दाम जो है वो 5 रुपया है। इसमें 2012 में 6 था, 7 था, 8 था, 9 था, 2015 में 9 रुपया था, और कितना बेचा गया, लाख्स में यहाँ लिया हुआ है, यानी कि 3 लाख, 3 लाख, उसके बाद 3.5 लाख, है ना, 4 लाख, 3.6 लाख। ठीक है, तो ये हमको डेटा दिया गया है। इसी तरह से तीनों कंपनियों का जो कितना यूनिट का, 1 यूनिट का कितना दाम था और कितना यूनिट बिका। ठीक है, एक टिकिया कितना दाम था और कितना टिकिया बिका, ये हमको दिया हुआ है। ये चूंकि लाख में दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ 3 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ लाख नहीं लिखा रहता तो यहाँ इनको 3 लाख लिखना पड़ता है इस जगह पर। चलिए, इन्होंने चूंकि बोल दिया है ऊपर में, तो हम लोग ये मान लेंगे कि ये सारा जो नंबर है वो लाख में लिखा हुआ है, तो इसमें कोई समझ में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब आपका टेबल है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, पहले क्वेश्चन पे सेम चीज़ हिंदी दिया हुआ है
इकाई मतलब यूनिट हो जाता है, बिक्री मतलब आपका जो दाम है, राइट, इकाई मूल्य ये सब जो है, ठीक। व्हाट वाज द एवरेज प्राइस ऑफ सोप इन 2013? 2013 में एवरेज प्राइस क्या था? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 2013 पे मूव करेंगे, 2013 पे मूव करेंगे। ये रहा हमारा 2013 का डेटा, 3 कंपनी इसके लिए है ना, 3, एक कंपनी हो गया। अब यहाँ पर आप समझिए कि हमारे 2013 में एक्स का जो कंपनी है एक्स, उसका जो एक साबुन का दाम था वो 7 रुपया था, इसका 5 रुपया था, इसका 8 रुपया था। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि 7 + 5 + 8 जो है हम लोग कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, हमारा एवरेज प्राइस ऑफ सोप आ जाएगा? ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस कहने का मतलब आपको लगेगा कि कुछ पूछ रहा है और आप कुछ करके आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह का सवाल, थोड़ा फंसाने वाला सवाल इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या है ना, हमको थोड़ा केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। 7 + 5 + 8 डिवाइडेड बाय 3 अगर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 × 5 = 12, 12 × 8 = 20, 20/3 = 6.66। ठीक है, समवेयर ये आ जाएगा। तो पहला सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से 8 मार्क्स का सवाल होगा, है ना? तो ऐसे ही देख के लगता है, थोड़ा कन्फ्यूजन मन में पैदा हो सकता है कि 8 मार्क्स से इतना तुच्छ सा सवाल थोड़ी पूछ देगा, राइट? और ये अप्रोच भी गलत है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि ये 3 चीज़ों का दाम लेकर के आप डिवाइड करने से एवरेज वैल्यू कुछ तक एक आ रहा है, लेकिन हमारा जो एवरेज वैल्यू जब भी निकलता है किसी भी चीज़ का, तो वो निकलता है ट्रांजैक्शन पर। ठीक है, कितना का पैसा का जो लेन देन हुआ है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कितना पैसा आया है उसके बदले कितना सामान गया है, एवरेज वैल्यू हम लोग उस पर निकालते हैं। आप एक दुकानदार की नज़र से सोचिए। ठीक है, तो यहाँ पर इनको लिखना चाहिए था थोड़ा कि व्हाट वाज द एवरेज प्राइस ऑफ सोप सोल्ड इन 2000 ईयर बाय द सेलर। ठीक है, अगर इस तरह से देता तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन बेहतर होता। तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है, कोई भी इस तरह का अप्रोच नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम में क्या होता है कि इस तरह के सवाल में लोग फंसते हैं और बीपीएससी वाले भी चाहते हैं कि आप फंसे, है ना? तो इसका जो करने का तरीका क्या होगा कि चूंकि ये सब्जेक्टिव सवाल है तो सब कुछ आपको लिख के करना पड़ेगा। ज़्यादा हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे और मैं आपको बता दूंगा कि क्या इसमें स्टेटमेंट होना चाहिए। तो पहले तो आप क्या करेंगे कि हमको क्या क्या चाहिए, एवरेज वैल्यू निकालना है, एवरेज प्राइस निकालना है, एवरेज प्राइस निकालना है। तो एवरेज प्राइस जो है वो आता है आपका टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन को मैं TXN लिख रहा हूँ, ट्रांजैक्शन कितना पैसा आया। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, कितना इकाई जो है वो बेचा गया। तो कितना सामान दुकानदारों के पास से गया तीनों कंपनी के मिला करके, और कितना दुकानदारों के पास जो कंपनी है उसके पास पैसा आया। मैं दुकानदार को मैं कंपनी मान के चल रहा हूँ, है ना? तो कितना दुकानदार के पास जो है आपका सामान गया और कितना उसके पास पैसा आया। तो हमको क्या निकालना है, ये 2 चीज़ निकालना है ना। इसमें क्या है कि अपने को यूनिट्स निकालने हैं। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करें तो हमको टोटल वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है वो पहले से पता है, 3.5 लाख, 4.5 लाख, कितना हो गया ये आपका 8 लाख हो गया, ये हो गया आपका 12 लाख। ठीक है, 12 लाख जो है वो उसका टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू है, माने इतना पैसा जो है उसके पास आया। 12 लैक्स को हम लोग इसमें लिख लेते हैं, 12 लाख है ना, 0,0,0,0,0 हो गया ना 12, हाँ 12 लाख हो गया। ठीक, अपॉन हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कितना यूनिट सोल्ड किया गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग कंपनी एक्स का निकालेंगे। एक्स कितना यूनिट सोल्ड किया है, तो 3.5 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं ना हम लोग, 12 को क्या करते हैं सीधा लाख में ही लिख लेते हैं अभी के लिए। जब जरूरत पड़ेगा तब जीरो लगाएंगे, अभी नहीं लगाते, नहीं तो थोड़ा नंबर बड़ा हो जा रहा है। 3.5 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो टोटल पैसा इतना आया और 1 यूनिट का दाम 7 रुपया था, तो कितना आ जाएगा, एक्स का जो यूनिट है वो आ जाएगा, प्लस 4.5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 8। ये हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ यूनिट्स आ गया। अब इसको सॉल्व करना, अब नॉर्मल मैथमेटिक्स है, राइट। और इस सब में क्या है, लाख लगा हुआ है ना, लाख जो है मैंने कॉमन ले लिया है। ठीक है, लैक्स है, एस लगा देते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। तो 12 लाख ऊपर में एज इट इज रहने दीजिए, अपॉन 3.5 डिवाइडेड बाई 7 यानी कि हो जाएगा 1/2, 0.5 यानी 0.5 आ जाएगा, प्लस 0.5
बस लाख से लाख काट सकते हैं, लाख से लाख आप काट लीजिए यहाँ पर अब। ठीक, ये आ जाएगा 50, 9/10 हो जाएगा, तो 9/10 हो जाता है आपका 0.9, और 4/8 इज़ 1/2, 1/2 जो होता है 0.5 होता है। ठीक है, लाख हटा लीजिए, लाख हम ऑलरेडी काट चुके हैं, तो ये हमारा बन गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 12/0.5 1 हो गया, 1.9 हो गया, 1.9 यानी कि 19, और ऊपर इंटू 10 चला जाएगा, इंटू 10 चला जाएगा। ठीक है, 0.9 था, तो हमने इसको क्या किया कि पॉइंट हटा करके ऊपर ले लिया, ये सीधा सीधे आ गया आपका 120/19। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, समवेयर अराउंड 6.3 आ जाएगा। 120 डिवाइडेड बाय 19, कैलकुलेटर अलाउड है तो हम भी यहाँ यूज़ कर लेते हैं। 6.31%, सॉरी एवरेज है, नॉट परसेंट, एवरेज। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6.31। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है कि अब जैसे आपने ये लिखा, तो आपको ये बताना पड़ेगा तीनों को जोड़ करके कि टोटल जो वैल्यू जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो इतना है। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय जो कंपनी है वो इतना है। पहले आप एक अलग से लिखेंगे, अगले लाइन में ये लिखेंगे अलग से, अगले लाइन में ये लिखेंगे अलग से। इसको सॉल्व आउट करने का जरूरत नहीं है, और साथ में यूनिट लाख भी लिखेंगे स्टेटमेंट में, तब जाके बोलेंगे कि टोटल यूनिट सोल्ड जो है वो 3.5/7 प्लस 4.5/7, सॉरी 4.5/9 प्लस 4/8 जो है वो लाख, जो इतना यूनिट जो है सोल्ड हुआ है। ठीक है, कट कुट सीधे वहाँ पर सॉल्व आउट करके हज़ार में निकाल रहे हैं और फिर इसको कर रहे हैं, तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप सीधा उसको एज इट इज़ फॉर्म में रहने दीजिए, जैसे मैंने रहने दिया है। और जब आप इसको फ्रैक्शन में डालेंगे 12 बटे जो हमने ये किया है, तो यहाँ पर खुद ही वो एडजस्ट होता चला जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पर इसका आंसर कितना हो गया? 6.31। एवरेज जो साबुन का वैल्यू है वो 6.31 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका वैल्यू हो गया। व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्रीज इन यूनिट सोल्ड फॉर एक्स इन 2012 ओवर 2011? ठीक है, तो अब इसको हटाइए। 2012 से 2011 में की बात की गई है, इसकी बात की गई है ना। क्या बोला गया है कि परसेंटेज डिक्रीज इन यूनिट सोल्ड। ठीक है, तो 2011 में कितना सोल्ड किया गया? चलिए मैं इसको पॉज करके क्लियर कर लेता हूँ, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा फिर। 2011 में कितना सोल्ड हुआ? 2011 में कितना सोल्ड है? 2011 की बात करते हैं, तो 2011 में जो सोल्ड हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स की बात हो रही है ना, परसेंटेज यूनिट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो 3 लाख जो है आपका पैसा ट्रांजेक्शन हुआ था, और 5 रुपये एक पीस का वैल्यू था। तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, नंबर यूनिट्स जो है हमारा, ठीक है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 5। ठीक, चलिए 2011 हो गया। 2012 में क्या हुआ था? 3 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ था डिवाइडेड बाय 6, राइट। अब हमसे क्या पूछा? परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, तो डिक्रीज परसेंटेज का मैंने आपको बताया था कि डिक्रीज डिवाइडेड बाय जो आपका टोटल वैल्यू है, किस पे वो डिक्रीज हो रहा है उसको हम लोग लिखते हैं, राइट। तो डिक्रीज कैसे हो रहा है? अब इसको थोड़ा सॉल्व आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इतने में ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं सॉल्व होगा? क्योंकि हमको माइनस करके डिक्रीज निकालना है। तो यहाँ इस केस में हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 हो जाता है आपका 60,000। ठीक है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 हो जाता है आपका 50,000। ठीक है, तो डिक्रीज निकालिए, DECREASE। डिक्रीज कितना हो गया? 60,000 माइनस 50,000 कितना हो जाता है? 10,000। ठीक है, डिक्रीज, तो डिक्रीज परसेंटेज कितना आ जाएगा? डिक्रीज अपॉन डिक्रीज कितना आया था हमारा? 10,000 अपॉन किस पे डिक्रीज हुआ है? 60,000 पर डिक्रीज हुआ है। ठीक है, इंटू 100 कर लीजिए, ये सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, ये 0 से 0 सारा कट गया, 100/6 बचा। 100/6 कितना होता है? 100/6 जो है वो होता है आपका 50/3। 50/3 होता है 16.66। मैंने आपको बताया था कि अगर आप याद रखते हैं तो ज़्यादा आसानी हो जाता है आपको, राइट। ये मुझे याद था, 50/3 16.66, तो ये सीधा मेरा परसेंटेज निकल गया। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना आ गया 2011 से 12 में? 16.66%। ना यहाँ पर आपको जो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, जो कि ये 60,000, ठीक है, डिक्रीज तो आपने निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर 50,000 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं? ऊपर में डिक्रीज वैल्यू लिख रहे हैं। डिक्रीज वैल्यू जब लिख रहे हैं तो जिस पे डिक्रीज होगा उस वैल्यू का नंबर नीचे लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। जो नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए। ठीक, व्हाट वाज द परसेंटेज शेयर ऑफ Z इन टोटल यूनिट सोल्ड इन
2013 ये अब हट खत्म हो गया। 2013 की बात हो रही है, लग रहा है 2013 से इनको बहुत प्यार है ना। 2013 ये कुछ और बन गया। तो 2016 में कितना यूनिट सोल्ड किया है, जो जेड का है, कितना यूनिट सोल्ड हुआ है आपका? 4 लाख पैसा आया है, 4 लाख डिवाइडेड बाय हमारा जो है आपका, डिवाइड ऐसे लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1 यूनिट का प्राइस जो है 8 रुपया है। तो 4 लाख जो है ट्रांजैक्शन हुआ है और 8 लाख जो है, सॉरी 8 रुपया जो है पर यूनिट का प्राइस है, तो डिवाइड करने से हमको नंबर यूनिट सोल्ड मिल जाता है। तो ये कितना हो गया? जेड का हो गया। नीचे क्या करेंगे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना बेचा है सारा लिखेंगे। तो जेड का तो हमको पता है, तो सीधा सीधी हम उसी को यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। ठीक है, 4 लाख बाई 8। ठीक, वाई का बताइए। वाई जो है वो आपका 4.5 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, 4.5 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, और कितना है? 1 यूनिट का प्राइस 5 रुपया है, राइट। और एक्स का क्या है? एक्स का 3.5 है, 3.5 लाख है, डिवाइडेड बाय 7, 1 यूनिट का प्राइस 7 है। अब इसको एज इट इज़ हम लोग रखेंगे, जो आप स्टेप्स लिखेंगे उसमें आप बताएंगे कि x जो है इतना का इतना यूनिट सोल्ड किया है, ठीक है, y इतना सोल्ड किया, z इतना सोल्ड किया, और फिर ये आप दिखाएंगे कि जो परसेंटेज है वो इस तरह से निकलेगा इनटू 100। वहाँ सॉल्व आउट करने का ज़रूरत नहीं है, कर देते हैं तो अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है उसमें, लेकिन यहाँ पर हमको चूँकि काटखुट के यहाँ काम ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो वहाँ पर ना करते तो बेहतर होता, राइट। परसेंटेज पूछा है, 100 से इंटू कर दिया। चलिए अब यहाँ से जो काटना शुरू कीजिए, क्या क्या कटेगा? पहले तो लाख कटेगा, लाख लाख लाख। ठीक है, लाख कॉमन है ना नीचे में, तो हम मिला काट सकते हैं। ठीक है, लाख कट गया। अब क्या आता है? और अब क्या आता है कि पॉइंट्स आते हैं। पॉइंट्स जो हमने पिछले वाले सवाल में देखा था, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि पॉइंट्स में आ जाते हैं, तो इसका 0.5 हो जाएगा, है ना। 1/2 0.5 अपॉन ये भी क्या आ जाएगा? 0.5 प्लस ये आ जाता था अपना 0.9 प्लस आ जाता था ये अपना 0.5। ठीक है, इसी को इंटू 100। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? पॉइंट को भी काट के हटा सकते हैं। तो हम क्या कर लिख लेंगे इसको? सीधा सीधी पॉइंट को काट लीजिए आप। ठीक है, पॉइंट को यहाँ कट कर दिया, है ना। पॉइंट को जैसे ही हमने कट किया तो 5 डिवाइडेड बाय 5 × 10 19, 5/19। ठीक है, 5/19 यानी कि 500 से बटे 19 आ जाएगा 500। चूँकि 100 ऊपर में है ना, मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइडेड बाय 19, परसेंटेज आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं रहा इसमें, बस कैलकुलेटर का काम है। 500 डिवाइडेड बाय 19, 26.31। ये क्या आ जाएगा? 26.31% आ जाएगा। इतना जो है उसका शेयर है। किसका शेयर है? जेड का शेयर है 2013 के सेल में। आखिरी सवाल, आई गेस लास्ट सवाल है, नहीं एक और सवाल है इसके पास। डी में पूछ रहा है आपसे कि इन विच ईयर वाई सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स जो है डी किस साल सोल्ड किया है? तो किस डी ने वाई किस साल सोल्ड किया है? तो हमारा ये जो है इससे हमारा कंसर्न है। ठीक है, तो आप ऐसा दिखाएंगे कि 2011 में सोल्ड कितना किया है, ठीक है, 2012 में कितना किया है, 2013 में कितना किया है, 2014 में कितना किया है, 2015 में कितना किया है। इधर लाइन लिखेंगे कि पर ईयर का कैसे कैसे सोल्ड हुआ है। तो पहले वाले क्या हो जाएगा? जो आपका नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड जो है वाई का 2011 में वो कितना है? 4.4 लाख डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये हो गया 4.2 लाख डिवाइडेड बाय 6, 4.5 लाख डिवाइडेड बाय, थोड़ा पतला कर लेते हैं ना, मोटा हो रहा है, 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 5। इसके बाद 4.9 लाख डिवाइडेड बाय 7 एंड 2015 में 4.2 लाख डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ऐसा है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर दिख जाएगा आराम से, राइट। ये सॉल्व मुझे होना चाहिए क्योंकि इजी है ये। क्या आएगा? 4.4 लाख डिवाइडेड बाय ये, तो 4 से 4.1 होता है, लाख में है यानी कि 1 लाख
10,000 के आसपास सोल्ड हुआ है, 1,10,000। ठीक है, इतना इसमें सोल्ड हुआ है। ठीक, ये हो जाएगा आपका 70,000 सोल्ड हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 6 7 जा 42, 5 9 जा 45, 90,000 सोल्ड हुआ है। ठीक है, ये कितना 7 7 जा 49, 70,000 सोल्ड हुआ है। एंड 6 7 जा 42, 6 7 जा 42। ठीक है, यहाँ भी 70,000 सोल्ड हुआ है। तो आप बोल सकते हैं कि 2011 जो है उससे सबसे ज़्यादा सोल्ड हुआ है 1,10,000। क्या पूछा, इन विच ईयर पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2011 हो जाएगा। 2011 में कितना सोल्ड किया है, 1,10,000। ठीक है, करेक्ट। लास्ट सवाल, द मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट गिवन इन द टेबल एक्सीड्स द मिनिमम प्राइस पर यूनिट बाय व्हाट परसेंटेज। ठीक है, तो मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट गिवन इन टेबल, तो अब इसमें कंपनी से कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस में कितना डिफरेंस है ये हमको बताना है एज अ परसेंटेज में, राइट। तो इसमें कंपनी का कोई मतलब नहीं है, इसमें ईयर से कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम प्राइस कितना है, इसका मैक्सिमम प्राइस कितना है, इसका मैक्सिमम प्राइस जो है हमको 5 6 7 8 9 दिया हुआ है, इसका 4 6 5 7 6, यहाँ 9 से सब नीचे ही है, यहाँ भी सब 9 से नीचे ही है ना। तो सबसे बड़ा प्राइस जो हमको मिल गया ये। मिनिमम प्राइस कितना मिलता है, 5 मिनिमम है, यहाँ पर 5 मिनिमम है, यहाँ पर 4 मिनिमम है, यहाँ पे 4 ही मिनिमम है। तो अभी तक क्या मिल गया हमको, जो पूरे टेबल में मैक्सिमम प्राइस क्या मिला हमको, 9 मिला, मिनिमम प्राइस हमको 4 मिला। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैक्स जो प्राइस है इक्वल्स टू कितना है, 9 है, और मीन जो प्राइस हमको पूरा टेबल में मिला है इक्वल टू 4 मिला है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9 - 4 आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 5। अब परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज में ध्यान दीजिए क्या पूछा है कि मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट गिवन इन द टेबल एक्सीड्स द मिनिमम प्राइस पर यूनिट बाय व्हाट परसेंटेज। एक्सीड्स मिनिमम प्राइस पर यूनिट। ठीक है, किसको एक्सीड कर रहा है, मिनिमम प्राइस को। तो नीचे में कौन सा आएगा, ऊपर में तो आपका 5 आ जाएगा जो डिफरेंस है, एक्सीड कर रहा है, और एक्सीड वैल्यू आपको ऊपर में आ जाएगा। नीचे में क्या आ जाएगा, किसको एक्सीड कर रहा है, एक्सीड्स की बात हो रही है ना, तो नीचे क्या लिखेंगे, जिस पे एक्सीड कर रहा होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा एक्सीड कर रहा है 4 पे, तो इसका 100 कर दीजिए, दिस इज इक्वल्स टू 125%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 125%। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया सवाल में, ऑलमोस्ट 22 मिनट लग गया, बट हमको समझना ज़रूरी है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा टाइम लेकर चलते हैं। यहाँ गलत हो जाए तो हो जाए, एग्जाम में नहीं गलत होना चाहिए। करेक्ट, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। थोड़ा डिटेल में हम गए हैं, लेकिन चीज़ों को सब समझ के किए हैं। अगला आ जाता है हमारा ये, इसमें क्या बोला गया कि एक पाई चार्ट दिया हुआ है आपको। ठीक है, शोज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैलकुलेटर। तो एक कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक कैलकुलेटर। ठीक है, अंडर वेरियस हेड। तो उस पर जो एक कैलकुलेटर आपने बनाया है, उस पर जो वेरियस खर्चा आया होगा वो हमको पाई चार्ट पर दिया हुआ है। ठीक है, स्टडी द पाई चार्ट केयरफुली एंड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस कैलकुलेटर में ध्यान दीजिए कि R&D क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस पर कितना खर्च हुआ, 22%। मशीनरी जो उसका पार्ट पुर्जाल खरीदा होगा 22.5% उसका, और जो मशीनरी जो बनाने के लिए लाए होंगे वो आपका 22.5% है। पार्ट पुर्जाल जो है वो उस पर आपको 25.5% है। मिसलिनियस खर्चा, अब कहीं गए होंगे तो गाड़ी लेकर गए होंगे तो गाड़ी का तेल का भाड़ा हो गया या गाड़ी का भाड़ा हो गया, तो वो सब, और सॉफ्टवेयर जो उसमें डाले होंगे, जो आपको नंबर वगैरह दिखता है उसके लिए जो सॉफ्टवेयर उसमें डाला गया होगा उसका खर्चा इतना है। ठीक है, ये हमको दे दिया है। अब इस सवाल को देखेंगे और हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, इसमें भी 5 सवाल हैं। What is the central angle of sector showing the expenditure incurred on paying for the software? ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो है उस पर 12.5% का खर्चा आया है। ये पूछ रहा है कि इसका एंगल कितना होगा। ठीक, ये हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन से करेंगे, बहुत ईजिली होगा ये चीज़। ठीक है, तो रेशियो प्रोपोर्शन मैंने क्या बताया था आपको, बीच में इक्वल टू होता है, बीच में इक्वल टू होता है, इस साइड होता है कुछ, इस साइड होता है कुछ। ठीक है, और ये दोनों जो है, ये और ये जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, और इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। बस इसी को हम लोग यूज़ करेंगे, जो हमारा समान अनुपात वाला चीज़ है उसको। ना देखिए यहाँ पर टोटल कितना होगा, 100%। टोटल जो होगा गोला में, ये सब आप जोड़ के देखेंगे तो 100%, पूरा एक कैलकुलेटर बनाने पर 100% खर्चा आया होगा। तो ये 100% लिखा हुआ है, 100% का तोड़ के बताया हुआ है, तो 100% टोटल खर्चा है। ठीक है, 100% टोटल खर्चा है, राइट। तो हमारा डिग्री में कितना है उसका कॉरस्पॉन्डिंग, 360 डिग्री।
हमने पूरा अगर 100% को खर्चा को देख लिया, मतलब क्या किया हमने डिग्री के टर्म्स में 360 डिग्री घूम गए। ठीक, अब हमसे पूछा है कि इसका एंगल कितना होगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग परसेंट कितना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग परसेंट जो है वो 12.5% है। ठीक है, तो यहाँ हमको जो आएगा वो डिग्री निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये इसको x मान लीजिए। इसको आप एक बार फिर से समझिए कि 100% टोटल वैल्यू था, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री में जो वैल्यू था वो 360 डिग्री था। ठीक है, क्योंकि एक सर्कल का जो पूरा गोल का जो डिग्री होता है वो 360 डिग्री होता है। 12.5% जो था आपका सॉफ्टवेयर का खर्चा था, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री कितना खर्चा होगा, हमने सीधा सीधी इसको समान अनुपात पर बैठा दिया है और यहाँ से x आराम से निकल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, परसेंटेज जो है काट देंगे। ठीक है, x बराबर 12.5/100 इंटू 360 आ जाएगा। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रह गया, इसको एक जीरो बना दीजिए। ठीक है, 25 5 जा 25, 25 4 जा 100, एक जीरो है, इसे हम काट देंगे। 4 1 जा 4, 9 जा 36, दिस इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। तो हमारा जो उत्तर है इस चीज़ का ये आ जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है? कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर ऑन विच द कॉस्ट ऑफ R&D एंड मशीनरी अमाउंट टू रुपीज इतना। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अनुपात और समान अनुपात से सॉल्व करेंगे। देखिए कितना इजी होता है, देखिए आप एक बार। ठीक, पहले तो इक्वल टू लिखेंगे, दोनों साइड हम लोग फ्रैक्शन का ये बना डंडा खींच दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, गौर कीजिएगा मेरी बातों पर। ये बोल रहा है कि R&D और मशीनरी पर जो चार्ज लगा है वो 127 रुपया है। R&D और मशीनरी पर कितना चार्ज लगा है ये बताइए आप। 22% प्लस 22.5%, यानी कि ये हो गया आपका 44.5%। 44.5% आपका R&D पे चार्ज लगा है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो हमारा कितना है, 127.5 रुपीज़ है। ठीक है, कॉस्ट जो है अमाउंट में बता दिया, तो 44.5 डिग्री जो है वो 127.5 रुपया के आसपास है। 127 रुपया 50 पैसा के बराबर है। ठीक है, इसको हम लोग रुपीज़ में बोल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, 44.5% जो है वो आपका 127.50 पैसा जो है उसके बराबर है। परसेंटेज में 44.5 है और पैसा के टर्म्स में 127.5 है। ये 44 जो है वो 100% चला जाएगा। हमको क्या पूछा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर, मतलब कि आप इस 100% की वैल्यू बताइए। 44.5% की वैल्यू आपको दी हुई है, 100% की वैल्यू आपसे पूछा गया है, और यहाँ पर जो नीचे वैल्यू आएगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं रह गया, ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है, बस यहीं तक लिखना इसका बात था। ठीक है, तो x को ऊपर ले आइए, x को ऊपर ले आएंगे तो 127 तो वहीं रह जाएगा, और ये पलट करके उधर चला जाएगा। 100 डिवाइडेड बाय आपका परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं आप। ठीक है, रुपया रह जाता है तो ये आंसर रुपया में आ जाएगा 44.5। ठीक है, ये ऐसा आ गया। अब ये पॉइंट काट लीजिए। ठीक, अब यहाँ से क्या है, कुछ इसमें सवाल में बचा हुआ नहीं है, आप सीधा कैलकुलेटर लगाइए और अपना काम निकालिए और यहाँ से मतलब आगे को बढ़ जाइए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 1275 डबल जीरो दो तो जीरो है ना, डिवाइडेड बाय 445 286.51 286. ठीक है, ये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। तो हम लोग इसका आंसर यहाँ लिख लेते हैं। $286.51। ठीक है, ये रुपया है, इतना रुपया उसका टोटल कॉस्ट प्राइस होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल पे आइए। द मार्क्ड प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इज 24% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ कैलकुलेटर बी ₹186, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ R&D यूज्ड इन सिंगल यूनिट ऑफ कैलकुलेटर। तो पहला सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये मार्क्ड प्राइस क्या वाला आ गया अब। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, तो आप जानते होंगे कि जो एक सामान है, मान लीजिए एक सामान है, इसका बनने का कीमत 100 रुपया है। तो बनने का कीमत अगर 100 रुपया है तो बेचने की कीमत उससे ज़्यादा होगा, तो बेचने की कीमत होगा 120 रुपया। ठीक है, तो आप किसी भी आइटम पर देखते होंगे कि उसका जो, जैसे कपड़ा खरीदने गए या बर्तन खरीदने गए, कुछ भी खरीदने गए मॉल वॉल में, तो उस पर एक दाम का स्टिकर चिपका हुआ होता है, उसको मार्क प्राइस बोला जाता है। ठीक है,
ठीक, बिकेगा या नहीं बिकेगा उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन उस पर वो दाम लिखा हुआ होता है। मोस्टली नॉन निगोशिएबल जहाँ पर होता है, जहाँ पर आप कुछ जो फिक्स प्राइस वाले जो शॉप होते हैं ना, यहाँ जो है प्राइस फिक्स्ड है, तो ये उस वाले शॉप पे आपको जो मार्क प्राइस है वही आपका सेलिंग प्राइस भी हो जाता है। ठीक, बेचने का जो दर है वो आपका मार्क प्राइस के बराबर हो जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि 100 रुपये लागत पैसा है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और उस स्टिकर जो चिपका हुआ उसको मार्क प्राइस बोला गया। मार्क मतलब क्या हो गया, लिखा हुआ, ये हो गया आपका मार्क प्राइस। कितने में वो हम बेचेंगे वो आपको लिख करके देते हैं, स्टिकर चिपका करके, छोटा स्टिकर चिपका हुआ होता है, राइट। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि मार्केट प्राइस जो है कैलकुलेटर का वो 24% जो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो कॉस्ट प्राइस कुछ भी होगा उससे 24% ज़्यादा है। अब पिछले सवाल में जो कॉस्ट प्राइस वगैरह आया था उससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। ये सीधा सीधी क्वेश्चन जो है वो आपका पाई चार्ट से रिलेटेड है, पिछले वाले सवाल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस ऑफ अ कैलकुलेटर इज 24% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस इफ द मार्केट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इज 186, ठीक है। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ R&D यूज्ड इन सिंगल यूनिट ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हम लोग ये है उसको यूज करेंगे और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन से बहुत ईजिली सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आप ये देखिए कि मार्केट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इज 24 मोर देन इज कॉस्ट प्राइस इफ द मार्केट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर 186, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, दोनों साइड डंडा खींचेंगे, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर बोल दिया कि मार्केट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इज 186 रुपया, 186 रुपया मार्केट प्राइस है, ठीक है, पैसा के टर्म्स में है। परसेंटेज के टर्म्स में कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस जो है उसको हम लोग 100% मान लेंगे, उसको क्या करेंगे 100% मान लेंगे। मार्केट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इज 24% मोर देन कॉस्ट प्राइस, इसको हम लोग क्या करेंगे 100% मान लेंगे कि कॉस्ट प्राइस था। तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 24% उससे ज़्यादा, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे कि लेट द कॉस्ट प्राइस भी 100% देन द मार्केट प्राइस इज 124%, ठीक है, क्योंकि 24% उससे ज़्यादा है। तो सीधा सीधे लिखिए ना कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 186 क्या है, इसका मार्केट प्राइस है। तो 186 कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका परसेंटेज में है वैल्यू वो क्या है, 124% है, ठीक है। और हमको कॉस्ट प्राइस जो है ये यहाँ पर 100% लिख दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा, इसका उस कैलकुलेटर का कॉस्ट प्राइस आएगा। नाउ दिस इज नॉट द आंसर, गौर करेंगे यहाँ पर, यहाँ हमसे कैलकुलेटर का कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, R&D का कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो पहले तो हम कैलकुलेटर का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेटर का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा इससे, इसको x मान लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं बचा इसमें। x इक्वल्स टू 186 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 124, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया। इसको अभी हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, अभी काटपीट इसमें नहीं लगाते हैं। दिस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर, दिस इज CP ऑफ कैलकुलेटर, करेक्ट। ये समझ में आ रहा है आपको, CP ऑफ कैलकुलेटर है ये हमारा। पूछा क्या है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ R&D का बताइए, ठीक है। तो R&D जो है वो कितना है, R&D है आपका 22%, ठीक है। R&D 22% है, मतलब कि ये 100% जो कॉस्ट प्राइस था इसका जो 22% होगा वो हमारा R&D का वैल्यू होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ R&D कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 22% ऑफ x, ठीक है। x जो है वो हमारा क्या 100% का वैल्यू है, उसका जो 22% होगा वो हमारा क्या होगा, R&D का कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 22/100 लिख लें, ऑफ की जगह इंटू और x की जगह x की वैल्यू हमको पता है, ठीक है। 186 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 124, ठीक है। तो यहाँ मैंने काटपीट करते, यहाँ अगर काटपीट करते तो भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, कैलकुलेटर आप कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो इसको एज इट इज रहने दीजिए और जहाँ पर काटपीट की जरूरत पड़ेगा वहाँ काटपीट करेंगे। यहाँ देखिए ये 100 और ये 100 कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, अब आपका 2 11 बार में, 2 62 बार में, 62 एक बार में, 62 3 बार में, दिस इज इक्वल्स टू 33 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 33 रुपया हो जाएगा। 33 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, कहाँ गया 33, ठीक है। तो एक मिनट में पॉज कर क्लियर आउट कर लेता हूँ इनको और फिर नेक्स्ट सवाल चलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। ये बेसिकली हुआ क्या है कि जो 124% आपका मार्क प्राइस था, कॉस्ट प्राइस आपका 100 था,
ठीक है, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का आपको वैल्यू दिया हुआ है ना, 186 रुपया, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने इसका वैल्यू निकाल लिया था, और इसका जो है वो हमने 22% निकाल लिया, क्योंकि उसका जो टोटल वैल्यू है उसका 22% हमारा R&D का कॉस्ट था। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है, क्योंकि जो पूछ रहा है वो हमको ध्यान से देखना है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो डिवाइस का नहीं पूछ रहा है, आपको R&D में कितना लगा होगा उस चीज़ का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो पहले तो डिवाइस का निकलेगा, फिर वहाँ से उसका R&D का कॉस्ट निकल जाएगा। इफ़ द मशीनरी चार्जेस ऑफ अ सिंगल यूनिट भी इतना, मशीनरी चार्जेस, ठीक है, जो है 58.5 रुपया है, एंड मार्केट प्राइस इज 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द कैलकुलेटर। ठीक है, हमको अगेन यहाँ पर हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे, और रेशियो प्रोपोर्शन यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इक्वल टू लिखते हैं, दोनों साइड डंडा लगाते हैं, राइट। हमसे क्या बोला, मशीनरी चार्जेस ऑफ अ सिंगल यूनिट कितना है, 58 है, 58.5 रुपीज़ है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज में कितना आ जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है ना इसको 100% मान लेंगे। ठीक है, ये मशीनरी चार्जेस की बात हो रही है, टोटल यूनिट की बात नहीं हो रही है, मशीनरी चार्जेस की बात करिए, उसका हम लोग क्या करेंगे 100% मान लेंगे। तो हमारा मार्केट प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। मशीनरी चार्ज का कॉस्ट प्राइस कितना, इतना, ये किससे कॉरस्पॉन्डिंग है, 100% जो है उसके बराबर है, 100% के बराबर है। ठीक है, हमको मार्केट प्राइस बताया 130% है, 130% है मार्केट प्राइस। तो हमारा एक्चुअल इसका मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा, किसका कितना आ जाएगा, इस कैलकुलेटर के मशीनरी जो चार्ज है उसका मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा, उस पोर्शन का सिर्फ। ठीक है, पूरे यूनिट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर अब कुछ नहीं रहेगा, इसको पहले आप सॉल्व करते हैं, इसको x मानिए और इसको सॉल्व कीजिए। पहले x मान लिया और इसको सॉल्व किए करेंगे, तो x जो है ऊपर चला जाएगा, x इक्वल्स टू 58.5 इंटू 130 पलट के आ जाएगा अपॉन 100। ये हमारा क्या हो गया, मार्केट प्राइस का जो आपका मशीनरी का जो चार्ज था उसका मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है, एक बार एक लाइन में फिर से इस चीज़ को समझते हैं कि जो पूरा कैलकुलेटर है उसका मशीनरी का कुछ चार्ज था। ठीक है, उसके मशीनरी का जो चार्ज था उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो इतना था। ठीक है, उसका मार्केट प्राइस जो था इस कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा था। तो हमने उस फॉर्मूला को यूज़ करके क्या कर लिया कि सीधा इसका ये निकाल लिया, क्या निकाल लिया, मार्केट प्राइस पार्ट ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, आपका मार्केट प्राइस निकल गया। तो मशीनरी का कॉस्ट प्राइस पता चल गया, मशीनरी का मार्केट प्राइस पता चल गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, ज़रूरत नहीं है लेकिन हम चूंकि ये फिर से एक बड़ी रेशियो यूज़ करेंगे तो इसको सॉल्व आउट थोड़ा कर लेते हैं। 58.5 इंटू 1.3, दिस इज इक्वल टू 76.05, 76.05, 1.3 58.5। ठीक है, 76, ये इसका क्या आ गया, मार्केट प्राइस आ गया, किस चीज़ का, मशीनरी का। अब मशीनरी जो है वो कितना परसेंटेज होल्ड करता है, मशीनरी कहाँ गया यार, मशीनरी जो है 22, मिसलिनियस नहीं है ना, मशीनरी ही है ना, मशीनरी ही है, मशीनरी चार्ज। ठीक है, मशीनरी 22.5 है। अब क्या करेंगे हम लोग, बताएंगे कि 22.5% जो है वो मशीनरी का पूरा कैलकुलेटर का जो है उसमें वैल्यू है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसका पैसा जो लगा है वो है आपका मार्केट प्राइस, वो 76.05 है। ठीक है, पूरा कैलकुलेटर का हमको मार्केट प्राइस पूछा है, यही पूछा है ना। देन व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द कैलकुलेटर पूछा है। तो 100% के लिए क्या हो जाएगा, 22% का जो मार्केट प्राइस है वो ये है, तो 100% का मार्केट प्राइस ये हो जाएगा। यहाँ पर आप x लगा लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है, x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 76.05 इंटू 22.5, से परसेंट काट लीजिएगा और नीचे 100 आ जाता है, नहीं उल्टा हो गया, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये ऊपर 100 जाएगा और नीचे आपका 22.5 आएगा। ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 22.5, 338 आ जाएगा।
इक्वल्स टू 338। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, करेक्ट। मैं स्लो इसीलिए चल रहा हूँ कि आपको समझ में आए, नहीं तो भगाने के लिए क्या है 15-20 मिनट में ही खत्म हो जाता 338। मेरे सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो एक डायलॉग था ना मिर्ज़ापुर में, वो सी है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हमारा बेटा है ये इम्पोर्टेंट है ना। तो वैसे ही कुछ आपको समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है, मैं सॉल्व करूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ़ द प्रॉफिट ऑफ द मैन्युफैक्चरर इज 20%, 20% का क्या होता है, उसका मुनाफा होता है, एंड द मार्केट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इज 192, देन हाउ मच मनी हैज़ बीन स्पेंट ऑन इट्स मिसलिनियस चार्जेस। ठीक है, सवाल में पूछ रहा है मिसलिनियस चार्जेस, लेकिन हमको क्या बता दिया है कि मार्केट प्राइस बता दिया है और हमको प्रॉफिट बता दिया है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस से पहले हम कॉस्ट प्राइस पे पहुंचेंगे, कॉस्ट प्राइस पे पहुंचेंगे तभी तो हमको मिसलिनियस का चार्जेस पता लगेगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसका मार्केट प्राइस निकालते हैं, सॉरी कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो मार्केट प्राइस जो है वो क्या है, प्रॉफिट कितना है 20% है, तो 100% कॉस्ट प्राइस था इसका मान लीजिए, तो सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा आपका 120%, क्योंकि 20% का प्रॉफिट हुआ है, राइट। तो 120 जो है वो आपका किससे कॉरस्पॉन्डिंग है, या मार्केट प्राइस क्या है, बेचा कितना में 192 रुपया में बेचा है, तो 120 जो है किससे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 192। अगेन हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में जा रहे हैं, ठीक है, प्रोपोर्शन में जा रहे हैं। कितना इजी हो जा रहा है ना कि 120% हमारे को पता है कि जो उसका बेचने का जो ये वैल्यू है वो परसेंट के टर्म्स में 120% है, ठीक है, और मूल्य के टर्म्स में 192 रुपया है। तो हमने इन दोनों को सीधा सीधा लिख दिया। हमको क्या पता है, हमको कॉस्ट प्राइस पता है परसेंट के टर्म्स में 100%, ठीक है, और हमको क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस पैसा के टर्म्स में, तो यहाँ पर हमने एक्स लिख लिया। अब x जो है ये ऊपर चला जाएगा, इधर ऊपर चला जाएगा, और ये क्या करेंगे, ये उलट करके उस साइड चले जाएंगे, परसेंटेज काट दीजिए, तो 192 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका नहीं आएगा इससे, है ना, इससे आपका एक स्टेप आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या, या अभी रहने देते हैं, ठीक है, हमारा ये x आ चुका है ना, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, आगे देखें काटना है या नहीं काटना है। तो प्रैक्टिस आप करेंगे ना तो आपको पता चलने लग जाएगा कि काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए। देन हाउ मच मनी वाज स्पेंट ऑन इट्स मिसलिनियस चार्जेस। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस, CP आ गया है, ये कॉस्ट प्राइस आ गया है। इस कॉस्ट प्राइस का मिसलिनियस चार्ज कितना है, मिसलिनियस चार्ज जो है विविध जो है वो है आपका 17.5%। तो जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा, इसका आंसर आपका हाउ मच मनी हैज़ बीन स्पेंट ऑन इट्स मिसलिनियस चार्जेस। तो मिसलिनियस चार्जेस पर कितना पैसा खर्च किया गया होगा, ठीक है, इक्वल टू 17.5 था ना, 17.5% था, 17.5% ऑफ x आ जाएगा, 17.5% ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, अब यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि क्या किए हैं, उसके हिसाब से ही काम जो है वो आसान होता है। 120 इंटू 100। अब ये काट पीट करना आसान है ना, इसको काटा इसको काटा, ठीक है, और कोई कट सकता है, अब काटने का जरूरत नहीं है, आप सीधा कैलकुलेटर लगाइए, आंसर निकालिए। 17.5 इंटू 192 डिवाइडेड बाई 120, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 28 रुपया। कितना आ जाएगा 28, ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि बीच का जो कैलकुलेशन है ना वो स्किप किया जा सकता है, बशर्ते आपको पता हो कि कैसे हमको आगे बढ़ना है। तो आप एक बार सवाल को फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। 380 था शायद, देख लीजिएगा। प्रॉफिट जो है, इफ द प्रॉफिट ऑफ द मैन्युफैक्चरर इज 20%, तो प्रॉफिट 20% है, मतलब 100 रुपया रहा होगा अगर कॉस्ट प्राइस, 100% अगर कॉस्ट प्राइस होगा तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा आपका 120%, मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 120%, ठीक है। तो हमने क्या किया बेसिकली कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है उसको 100% माना, आपका सेलिंग प्राइस उसको 120% माना, तो और सेलिंग प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग हमको वैल्यू दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग हमने वैल्यू निकाल लिया, तो हमारा निकल गया ये। हमने इसको सॉल्व आउट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हमारा ये आंसर तो निकल नहीं रहा है यहाँ से। करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ना ही कर तो भी चलेगा।
उसके बाद आपसे पूछा कि हाउ मच स्पेंड मनी वाज स्पेंट ऑन मिसलिनियस पे कितना खर्च हुआ है, तो हमको कॉस्ट बेस पता चल गया, तो उसका साढ़े 17% निकाल लिए यहाँ पर काट पीट करके और बाकी कैलकुलेटर लगा करके, और हमारा आंसर आ जाता है 28। ठीक है, बीच का आंसर अगर बीच को आप सॉल्व आउट नहीं करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि दो पाई चार्ट दिया हुआ है, दो फैमिली है। ठीक है, दो फैमिली कोरस्पॉन्डिंग दो पाई चार्ट दिया हुआ। एक फैमिली जो है वो 4 लाख पर महीना कमाती है, पर महीना नहीं, साल का है, सॉरी ईयरली है, ईयरली है नॉट मंथली, ईयरली है। और ये 5 लाख कमाती है। ठीक है, ईयरली। ठीक है, फैमिली 1 जो है वो 4 लाख, फैमिली 2 जो है वो 5 लाख रुपए कमाती है। राइट, अब इसमें जो है जो इस मनी है उसका जो कुछ परसेंट जो है ये लोग क्या किए होंगे, कुछ चीज़ में खर्च किए हैं, जैसे कि पढ़ाई में, खाना पीना में, मिक्स्ड आइटम्स में, हाउस में, इसमें ये लोग खर्च किए हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग सीधा सवाल पर चलते हैं और देखते हैं कि सवाल से हमको क्या हमको करना है। ठीक है, ध्यान में क्या रखना है, 4 लाख ही इसका है, 4 लाख इसका है, 5 लाख इसका है। ठीक है, पहला सवाल पूछता है हमसे कि हाउ मच लेस और मोर अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन एजुकेशन बाय फैमिली 2 एज कम्पेयर टू फैमिली 1। बस ये सीधा नंबर पूछा है हमसे। तो 4 लाख है, 4 लाख का क्या बोल रहा है, 12% जो है परिवार 1 जो है, फैमिली 1 जो है वो कितना खर्च करती है, 12%। तो एजुकेशन पे फैमिली 1, एजुकेशन फैमिली 1 जो है वो पैसा कितना खर्च करती है, 12% ऑफ 4 लाख। 12% 4 लाख कितना होता है, 12 चौके 48,000 हो जाता है। ठीक है, एजुकेशन पे फैमिली 2 जो खर्च करती है दैट इज 8%। ठीक है, 8% ऑफ 5 लाख, 8 5 जा 40, 40,000 रुपया खर्चा करती है। तो यहां से इसका सीधा आंसर आ गया। ठीक है, तो क्या है, आप सेंटेंस में लिखेंगे फैमिली 2 स्पेंड्स 8,000, फैमिली 2 जो है वो स्पेंड करती है 8,000 कम फैमिली 1 से। ठीक है, दिख रहा है, फैमिली 1 जो है 48,000 खर्च कर रही थी एजुकेशन पे, फैमिली 2 एजुकेशन पे आपका 40,000 खर्च कर रही थी। तो हम बोलेंगे कि फैमिली 2 जो है फैमिली 1 से 10,000 रुपये एजुकेशन पे कम खर्च करती है। इसका ये सीधा सीधी आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच वन ऑफ द 2 फैमिलीज 1 and 2 स्पेंड्स मोर अमाउंट ऑफ मनी ऑन फूड। ठीक है, तो अब ये आगे हमारा फूड पे पूछ रहा है कि कौन ज़्यादा फूड पे खर्चा करता है। ठीक, सीधा सीधा सवाल है, इजी सवाल है, ये बहुत ही इजी सवाल है। तो ये आपका भोजन पे 33% खर्च कर रहा है, ये आपका 38% खर्च कर रहा है। तो 38% खर्च कर रहा है, तो 38% 4 लाख का कितना हो जाएगा, 76,152, 1,52,000 हो जाएगा। फूड फैमिली 1, एफ जो है फूड है, फैमिली 1 F1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 38% कितना हो जाएगा, 1,52,000 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 33% खर्च करती है फूड पे, तो फूड फैमिली 2 कितना खर्च करती है, 5%, सॉरी 5 लाख का 33%, तो 33 गुने 5 होता है आपका 165, 1,65,000 रुपया खर्च करती है। ठीक है, तो फैमिली 2 क्या कर रही है, 1,65,000 रुपया खाने पे खर्च कर रही है। तो विच वन ऑफ द 2 फैमिली स्पेंड्स मोर अमाउंट ऑफ मनी ऑन फूड एंड हाउ मच। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि फैमिली 2 स्पेंड्स मोर अमाउंट ऑफ मनी देन फैमिली 1 एंड इट स्पेंड्स 1,65,000 विच इज 13,000 मोर देन फैमिली 1। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अपने को ना मतलब ये कैसे निकला ये पता होना चाहिए, ये तो मैंने दिमाग में कर लिया, लेकिन ये जो 1,52,000 कैसे निकला है, तो 4 लाख इसका इनकम था ना, 4 लाख है ना, 4 लाख इसका इनकम था, इसका जो है 38% निकाला मैंने, 38%। तो 38% के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज जो है नीचे लेके 100 नीचे लेके चले जाइए, और 2 जीरो कट गया, 4,000 जो है उसको 38 से गुना कर दीजिए, तो ये आपका 1,52,000 मिल जाएगा। ठीक है, 38 इंटू 2 कितना होता है, 76 होता है, 76 इंटू 2 152 होता है, तो 1,52,000 आ गया था। इसी तरह से इसको भी कर सकते हैं। जो स्टेप्स ना क्लियर हो रहा हो कमेंट कीजिए, मैं सारा कुछ आपको रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ मनी स्पेंट बाय फैमिली 1 एंड फैमिली 2 ऑन एजुकेशन। तो ये हमने निकाला था ना, अभी कुछ देर पहले ही निकाला था कि ये जो है आपका, ये 5 लाख कमा रहा था ना, ये जो है आपका 48,000 रुपया खर्चा कर रहा था, और ये आपका 40,000 रुपया खर्चा कर रहा था, है ना।
तो इसका रेशियो पूछ दिया, राइट। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ मनी स्पेंड बाय फैमिली 1 फैमिली 2 ऑन एजुकेशन, तो 48,000 बाई 40,000 कर दीजिए, 48,000 बाई 40,000, ठीक है। 3 जीरो ऐसे ही कट गया, 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, 6/5 का रेशियो आ जाएगा। तो इसमें क्या आया था हमारा कि 8,000 आंसर आया था। इसमें क्या आया था, 13,000 से जो है वो एक्स्ट्रा खर्च करता है फैमिली 2। व्हाट इज द प्रोपोर्शन, ये हमारा क्या आ गया 6/5, है ना। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ एट द सेंटर ऑफ पाई डायग्राम मनी स्पेंट ऑन हाउसिंग बाय फैमिली 1। क्या पूछ रहा है हमसे, हाउसिंग में फैमिली 1 कितना स्पेंड करती है एज अ एंगल। हाउसिंग का घर है ना, ये 19% स्पेंड करती है। तो अगेन रेशियो प्रोपोर्शन 19% जो है हमारा किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है, ये हमको निकालना है। और टोटल जो है परसेंटेज में 100 है और टोटल जो है डिग्री में 360 है। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 19/100 इंटू 360। तो इसमें कुछ खास ऐसा रह नहीं गया, इसको सीधा सॉल्व कर लेते हैं। 19 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 100, 68.4। 68.4, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो गया, ठीक। समझ में आ गया आपको कैसे एंगल निकाल रहे हैं हम रेशियो प्रोपोर्शन यूज करके। 68.4 इसको मिटाइए और आंसर लिखिए 68.4। चलिए, ये डिग्री में है, ऑब्वियसली एंगल पूछा है। हाउ मच मनी हैज़ बीन स्पेंट बाय फैमिली 1 एंड 2 टुगेदर ऑन मिक्स्ड आइटम्स। दोनों मिल के कितना खर्च किए हैं मिक्स्ड आइटम्स पे। तो मिक्स्ड आइटम्स क्या है आपका, 31% ये खर्च किया है 4 लाख का, और ये 32% खर्च किया 5 लाख का। तो 31% 1% ऑफ 4 लाख प्लस 32% ऑफ 5 लाख, इसको जोड़ लीजिए, आंसर आ गया, राइट। तो इसको हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। 31/100 इंटू 4 lakhs प्लस 32/100 इंटू 5 लाख, ठीक है। तो हम जो है इसको थोड़ा लाख है उसको नंबर्स में लेके आते हैं और 100 से काट देंगे। तो 1 लाख में हमारे पास 5 जीरो होते हैं, तो 2 जीरो काट देंगे तो 3 जीरो बच जाएंगे, ठीक है। तो 31 इंटू 4,000, ठीक है। यहाँ पर 2 जीरो और था और नीचे 100 था, तो 100 से ये कट गया था, इसलिए मैंने उसको हटा के ही लिखा। आप स्टेप्स में इसको दिखाएंगे, मैं थोड़ा यहाँ पर शॉर्टकट मार रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो। 5,000, ठीक है, 2 जीरो जुड़ने से 5 लाख हो जाता है, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ गया। इसमें क्या रह गया और, तो सीधा सीधे इसको करते हैं। 31 इंटू 4 कितना होता है, 31 इंटू 4 62, 124, 124 0 0 0 प्लस 32 5 जा 160, 160 0 0 0, ठीक है। ये आ गया आपका 2,84,000, है ना। तो ये दोनों मिलकर के मिक्स्ड आइटम्स पे या मिश्रित सामानों पर 2,84,000 खर्चा करते हैं, ठीक, क्लियर है। चलिए लास्ट सवाल पर चलते हैं पेपर का, ठीक है। एक बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें हमको एडिशनल टैक्स बताया गया है। क्या बताया गया है, एडिशनल टैक्स कलेक्टेड बाय स्टेट इन डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। 2015 ये फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है, ठीक है। अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक। ये साल एक ही है, साल ये दो नहीं है, लेकिन ये एक फाइनेंशियल ईयर है और हमारा यहाँ पर चूंकि एक फाइनेंशियल ईयर 2 सालों में बटा हुआ होता है, अप्रैल इस साल शुरू होगा और अगले साल मार्च में खत्म होगा, तो हम दोनों सालों का लिखते हैं। यानी कि 2014-15 लिखा है, मतलब 2014 के अप्रैल से शुरू हुआ होगा, 2015 के मार्च तक चला होगा, ठीक है। इस तरह से ये एक ही साल है, ठीक है। दिस जो ये ईयर लिखा हुआ है, दिस इज सिंगल ईयर, सिंगल फाइनेंशियल ईयर। तो हम लोग जनरली जो अपना टैक्स वाला जो काम करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से करते हैं, जो कि हमारा अप्रैल से मार्च के इसमें चलता, साइकिल में चलता है। अप्रैल इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो इन्होंने एडिशनल टैक्स कलेक्ट किया उसका डेटा दिया हुआ है हर साल के लिए, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है।
अब आपको जो सवाल पूछा है वो बताना है। राइट, पहला पूछा है हाउ मच परसेंटेज डिक्रीज इन एडिशनल टैक्स और रजिस्टर्ड इन 2020-21 एज कम्पेयर टू 18-19। ठीक है, 18-19 ये है, 2020-21 ये है। तो हमको क्या निकालना है? डिक्रीज परसेंटेज निकालना है क्या? हाँ, परसेंटेज निकालना, डिक्रीज परसेंटेज। तो डिक्रीज कितना हुआ है? डिक्रीज कितना हुआ है? 716 माइनस 431। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हो तो सीधा सीधी आप कैलकुलेटर उठाइए, 716 माइनस 431, 285 आ जाएगा। ठीक है, डिक्रीज परसेंटेज कितना आ जाएगा? यही पूछा है हमसे, 285 डिक्रीज हो गया अपॉन किस, कौन सा वैल्यू लिखे हैं? यहाँ पर दो वैल्यूज है हमारे पास, डिक्रीज किस पे हुआ है वो नीचे जाएगा, 716 इंटू 100। ठीक है, इक्वल टू डिवाइडेड बाय 716 इक्वल टू इंटू 100, यह आ जाएगा 39.8%। ठीक है, 39.8% इतने का डिक्रीज हुआ है। तो आप लाइन में लिखेंगे कि 39.8% वाज द परसेंट डिक्रीज इन एडिशनल टैक्स रजिस्टर्ड बिटवीन 2021 एज कम्पेयर टू 2018-19। ठीक है, तो आप ये सेंटेंस में लिखेंगे। ठीक है, पहला सॉल्व हो गया। दूसरा पे आते हैं। दूसरा पे हमको बोला है कि हाउ मच परसेंट इंक्रीज इन एडिशनल टैक्स और रजिस्टर्ड बिटवीन 2017-18 एज कम्पेयर टू 16-17। तो 16-17 में 271 था, 17-18 में 533 था। ठीक है, कितना इंक्रीज परसेंटेज है? तो पहले इंक्रीज निकालेंगे। इंक्रीज कितना हुआ है? इंक्रीज हुआ है 533 माइनस 271। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 533 माइनस 271, 262 का इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज परसेंटेज निकालना है, तो इंक्रीज कितना हुआ? 262 डिवाइडेड बाय किस पे इंक्रीज हुआ है? 271 पे इंक्रीज हुआ है ना, तो 271 इंटू 100 डिवाइडेड बाय इक्वल टू डिवाइडेड बाय 271। ठीक है, ये आ जाता है आपका 96.67। ठीक है, 67 या 68 लिख लीजिए, राउंड फिगर में 96.68%। अप्रॉक्स भी लगा दीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है तो अप्रॉक्स हम लोग वर्ड यूज कर लेंगे। करेक्ट, इजी था। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। ड्यूरिंग विच ईयर द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन एडिशनल टैक्स वाज रजिस्टर्ड एट कंपेयर टू प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग, ये जो वर्ड यूज किया है ना यहाँ पर, प्रीसीडिंग मतलब पिछला साल, सक्सीडिंग मतलब नेक्स्ट ईयर। चाहे तो प्रीवियस लिखता या प्रीसीडिंग लिखता, दोनों एक ही बात था। पिछले साल की तुलना में, नहीं समझ में आए तो हिंदी में लिखा हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में। कितना इंक्रीज हुआ है, मतलब कौन सा ईयर मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है? तो हम लोग लिखेंगे कि 2000 एज पर द बार ग्राफ 2014-15 और 2016-15-16 के बीच में जो है आपका टैक्स में फॉल हुआ है। सेकंड लाइन लिखेंगे 2015-16 और 2016-17 के बीच में अगेन टैक्स में फॉल हुआ है। तो इंक्रीज कहाँ हुआ है? फिर नेक्स्ट लाइन लिखेंगे कि 2016-17 और 17-18 के बीच में इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज कितना है परसेंटेज वो हम आपको बताते हैं। ये तो निकला हुआ है ना, 96.68% निकाले हुए हैं हम लोग। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी इंक्रीज हुआ है, इस फाइनेंशियल ईयर और इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में भी इंक्रीज हुआ है। तो ये इंक्रीज निकाल के आपको दिखाना पड़ेगा। राइट, तो ये इंक्रीज निकालिए। 716 माइनस 533, 716 माइनस 533, 716 माइनस 533 इक्वल टू 183 होता है। किस पे इंक्रीज हुआ है? 533 पे इंक्रीज हुआ है। दिस इज 34.33%, 34.33%। ठीक है, ये यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। फिर हम बोलेंगे, लिखेंगे सब्जेक्टिव में कि 2018-19 और 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के बीच जो है हमारा जो है टैक्स वो घटा है। तो इसको कैलकुलेट, जो घटा है उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो बढ़ा है उसी में तो हमको पूछा है कि जो जिस साल वृद्धि हुई है, मतलब अगले साल माने पिछले साल से अगले साल के बीच में जिसमें वृद्धि हुई है, उसमें कौन सा ईयर सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है।
तो हम वृद्धि वाला ही कैलकुलेट करेंगे। जिसमें कम हो रहा होगा उसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे जो सेट है उससे बाहर का चीज़ है, माने हमारे जो काम का चीज़ उससे बाहर का चीज़ है, तो इसको तो हम लोग नहीं देखेंगे। इंक्रीज़ यहाँ पर हुआ है, कितना हुआ? 431 माइनस 273, 431 माइनस 273 का इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, किस पे इंक्रीज़ हुआ है? 273 पे, 273 पे इंक्रीज़ हुआ है। दिस इज इक्वल्स टू 57.88% अप्रॉक्स। ठीक है, सभी अप्रॉक्स ही हैं, आप अप्रॉक्स वर्ड जरूर लगाइएगा, नहीं तो एग्जामिनर सोच सकता है कि एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है तो मार्क्स काट सकता है। ठीक है, तो कहाँ गया? हाँ, सवाल पूछा है विच ईयर ड्यूरिंग विच ईयर द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन एडिशनल टैक्स वाज रजिस्टर्ड एज कम्पेयर टू प्रीसीडिंग ईयर। तो हम लोग बोलेंगे कि ड्यूरिंग 2017-18 ड्यूरिंग 2017 एंड 2018, 2017-18 ड्यूरिंग 2017-18 द मैक्सिमम परसेंट इंक्रीज इन एडिशनल टैक्स वाज रजिस्टर्ड एज कम्पेयर टू प्रीसीडिंग ईयर। और प्रीसीडिंग ईयर अपना था 2016-17। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग लिखेंगे और ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा इससे। राइट, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? जो नीचे वाला है उसके आंसर हो गया आपका 2017-18। ये फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, 2017-18। इस साल जो है 2016-17 से 2017-18 में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, एंड दैट इज 96.68%। वो भी लिख दीजिएगा, 96.68% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इंक्रीज के लिए मैंने अपवर्ड एरो बना दिया है। लास्ट सवाल, नहीं 2 सवाल और है। फ्रॉम 2014-15 से 2020-21 के बीच में व्हाट इज द एवरेज ऑफ एडिशनल टैक्स। ठीक है, 2014-15 से 2000, यहाँ से ये पूरा जो दिया हुआ है ना, ये पूरा जो समय है, इस समय में एवरेज जो है एडिशनल टैक्स क्या है, इंक्रीज नहीं पूछा है, एवरेज टैक्स क्या है। तो सारे नंबर्स को आप जोड़ दीजिए, जो नंबर दिया हुआ है ना, क्या करेंगे हम लोग? 685 प्लस 382 प्लस 271 प्लस 533 प्लस 716 प्लस 273 प्लस 431। ठीक है, सबको हम लोग जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे, कितना है? 7 है, 7 से डिवाइड दे देंगे। ये आ जाएगा आपका इक्वल्स टू 3291 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 470.14 अप्रॉक्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 470.14, 470.14 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? कुछ नहीं करना था, इसमें एवरेज निकालना था, सबको जोड़ दिया बाय जो नंबर ऑफ ईयर्स है। ड्यूरिंग विच 2 consecutive ईयर्स परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन एडिशनल टैक्स वाज मिनिमम। ठीक है, डिक्रीज जो टैक्स हुआ है सबसे कम किस साल हुआ है? तो हम लोग इस बार क्या करेंगे, पिछले बार हमने इंक्रीज का निकाला था, इस बार हम लोग डिक्रीज का निकालेंगे। ठीक है, हम लोग डिक्रीज का निकालेंगे। तो कहाँ कहाँ डिक्रीज हुआ पहले वो देख लेते हैं। ये डिक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज हुआ, 3 डिक्रीज हुआ है, 3 इंक्रीज हुआ था। राइट, तो हमको 3 वैल्यू निकालने पड़ेंगे। तो आप ये देखिए एक बार, 685 माइनस 382, 685 माइनस 382 इक्वल टू डिवाइडेड बाय किस पर डिक्रीज हुआ है? 685 पर डिक्रीज हुआ है, 685 पर डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर आपको आंसर आ जाता है 44.23% का यहाँ डिक्रीज हुआ है। ठीक, यहाँ पर कितना हुआ ये बताइए? 382, लास्ट ही सवाल है, बियर में 2 मिनट की बात है। 271 ठीक है, 382 से 271 पहुँच गया, तो 111 का जो है डिक्रीज हुआ। 111 का डिक्रीज किस पे हुआ? 382 पे हुआ, 382 पे हुआ। ये आ जाता है आपका 29% आ जाता है। यहाँ पर 716 से 273 हुआ है, 716 से 716 माइनस 273 का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, इक्वल टू डिवाइडेड बाय 716 माइनस 273 किस पे डिक्रीज हुआ? 716 पे डिक्रीज हुआ है। 61.87% का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, ये सब डिक्रीज हुआ है ना, इसलिए मैं डाउनवर्ड एरो लगा रहा हूँ। सवाल में क्या पूछा है हमसे? ड्यूरिंग विच 2 consecutive ईयर्स। ठीक है, कौन से 2 फाइनेंशियल ईयर्स के बीच में डिक्रीज इन द एडिशनल टैक्स वाज मिनिमम। जो टैक्स गिरा है वो मिनिमम गिरा है। मिनिमम किस में गिरा है? परसेंटेज वाइज बोला है ना,
ठीक है, परसेंटेज की यहाँ बात की गई है, नंबर्स की बात नहीं की गई है, परसेंटेज की बात की गई है। तो परसेंटेज सबसे कम किस में गिरा है? 2000, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। 2015-16 और 2016-17 के बीच जो है वो आपका मिनिमम डिक्रीज हुआ है। तो 2 कंसेक्यूटिव ईयर का नाम बताना है आपको, राइट। तो पहला 2015-16 एंड 2016-17 के बीच जो है मिनिमम डिक्रीज हुआ, मिनिमम डिक्रीज हुआ। मैक्सिमम डिक्रीज पूछ देता तो फिर हमारा ये हो जाता 2018-19 और 2019-20। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है, ठीक है। कोई भी मन में डाउट हो, कुछ भी समस्या हो, आप एक बार कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर में होगा तो मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा और आपको मैं बताऊँगा कि क्या दिक्कत है, ठीक है। बाकी टाटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।